नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर चंबल संभाग इस बार क्या कह रहा है, उसका तापमान क्या है राजनीतिक, ये जानने के लिए आए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी के घर। देवश्री माली जी लगातार एक एक सीट पर, पूरे जो 8 जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, एक एक सीट पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछली बार यहाँ जो 8 जिले हैं, 8 में 34 सीटें हैं। पिछली बार हमने देखा 2018 में केवल भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनेगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है देव भाई। ग्वालियर चंबल संभाग क्या कह रहा है, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत कई गुना हो गई क्योंकि सिंधिया जी उनके साथ हैं। नहीं, अब देखिए, ताकत कई गुना हो गई, इसका आकलन तो तभी होगा जब परिणाम आएंगे, है ना? क्योंकि अभी तक परिणाम आए नहीं है। अभी हम लोग लगातार ये चर्चा मीडिया में करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के समर्थकों के बीच में तादाद में नहीं बन पाया है, लेकिन धीरे धीरे सिंधिया जी ने बहुत कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग मध्य प्रदेश की पूरी कमान सौंप रखी है। आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकमात्र और सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में हैं। जिस तरह के उनके टूर प्रोग्राम आ रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी उनको तवज्जो दे रहे हैं, और जिस तरह से जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के 2018 तक प्रमुख कैंपेनर हुआ करते थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो इन परिस्थितियों में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े चेहरे के रूप में, बड़ी ताकत के रूप में आ चुके हैं। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले 5 महीनों में लगभग 60 जातियों के सम्मेलन किए, है ना, विभिन्न जातियों से। और ये उनकी मतलब सिंधिया परिवार की राजनीति का एक हिस्सा है, ऐसा वो करते रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी किया हो, भाजपा के लोग आए हों उसमें, कम आए हों, ज़्यादा आए हों, तो उनकी तरफ से प्रयास लगातार इस बात के रहे कि वो चीज़ों को ठीक कर पाए। और इसी का नतीजा, पहले ये खबर चलती थी नहीं भाजपा में ये आगे आ गए हैं, अब पीछे कर दिया गया है सिंधिया को, अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ, और टिकटों के वितरण में पहली सूची सिंधिया के कोई बहुत अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल नहीं थी लेकिन अनुकूल नहीं रही। लेकिन दूसरी सूची में टिकट इनके समर्थकों को भले ही 5 कम मिले हों, लेकिन जो बाकी को टिकट मिले उसके कारण सिंधिया का ग्राफ एकदम बढ़ गया। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, गणेश सिंह, ये सब जो है ना मध्य प्रदेश के स्टार कैंपेनर हुआ करते थे, और ये सब जो है ना अपने अपने क्षेत्र के कैंपेनर बन के रह गए। तो ये जो है ना एक बड़ी सफलता थी, हाईकमान की तरफ से जो है बड़ा संकेत था। और तीसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगभग सभी समर्थकों को टिकट मिल गए। 5 टिकट कटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के। ओपीएस भदौरिया का टिकट कटा, एक टिकट आपका करेरा में कटा, एक टिकट डबरा में दतिया जिले में कटा, ऐसे 5 टिकट टोटल कटे। रक्षा सोनोनिया का कटा है भांडेर से, करेरा से जसवंत जाटव का कटा है, गोहद से रणबीर जाटव का कटा है, और इसका कटा है। तो 5 टिकट टोटल कटे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए उसके बदले में। तो ऐसा उनको टिकटों के स्तर पर कोई घाटा नहीं हुआ, है ना? अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले वो अपने समर्थकों को चुनाव जिताएं, और चूंकि वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कैंपेनर हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो 2018 का सीन था वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहराएं, क्योंकि कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कांग्रेस 26 सीटें जीती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी आपको पता है। इस समय 8 जिलों में 34 सीटों पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निकाल लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी जिलों में कड़ा संघर्ष कर रही है। अभी भी ज़्यादातर जिलों में कोई बहुत ही 2013 जैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ के 13 नहीं 18 नहीं 2013 जैसी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो हाँ, तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल में बढ़ सकती हैं 2018 की तुलना में। मतलब 7 से 9 पे हो जाएंगे, 10 पे हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है। तो एक बड़ी खबर दे रहे हैं आप, क्योंकि 34 में से 10, फिर सिंधिया जी का फिर वजन कहाँ रहेगा? ये उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी भी, और जरूरी नहीं कि 10 सीटें जीते, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लेकिन देव सुरमाली जी, यदि 34 में से 10 सीटें जीती तो क्या वो सीएम के लिए क्लेम कर पाएंगे सिंधिया जी? नहीं, देखिए क्लेम वगैरह अब ये सब चीजें मायने नहीं बची, क्योंकि हाईकमान द्वारा नॉमिनेशन किया जाना है ना, तो वो अब इन चीजों को मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, चलिए हम क्लेम ना कहें, हम ये कहें कि क्या 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो अगले मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। मैं लगातार आपके भी चैनल पर ये बात कहता चला आ रहा हूं। मैंने ये भी कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे बड़े कैंपेनर होंगे। आज से 3 महीने पहले हम आपके स्टूडियो में मिले थे, तब हमने कहा था, वो बात आज सही साबित हो गई। हमने कहा था कि उनको, वो आप कुछ भी आकलन कर लो कि वो पीछे जाएंगे, आगे चले गए हैं। इनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया है नरेंद्र सिंह तोमर को, अब वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। तब भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। तब भी मैंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकटों के मामले में कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। और आज मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे सिंधिया का एक भी समर्थक चुनाव न जीते, लेकिन वो आखिरकार गुजरात के दामाद हैं। ये तो बात उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, उन्होंने कहा है, तो उसके संकेत हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता, मतलब अब उनकी योग्यता गुजरात के दामाद होना है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, ये एक जो योग्यता नहीं है, नहीं, वो उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो अपन ने उसका उल्लेख किया है। गुजरात का दामाद होना नहीं है। उस लेवल का भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बचा है, ऐसा पार्टी मान चुकी है ना। और ये इस राज्य के साथ नहीं जुड़ा है ना, जो मोदी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो ताकत जिन लोगों के हाथ में है, वो किस तरह के राजनीतिक चाणक्य हैं। वो सिंधिया जी को बढ़ने देंगे क्या? कांग्रेस में सिंधिया जी की राह में सबसे बड़े कांटे थे दिग्विजय सिंह जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कांटे नहीं होंगे? बड़ी आसानी से बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी के नेता कितने भी बड़े चाणक्य बने रहें, उसके आला कमान को ये पता रहता है कि उनकी जेब में 10 वोट भी अपने नहीं होते हैं, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अब तक के उदाहरण भी यही बताते रहे हैं, चाहे उमा भारती जी गई हों, कल्याण सिंह गए हों। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य चाणक्य हैं, रणनीतिकार हैं, या आरएसएस के लोग हैं, उनको ये पता रहता है। तो इसलिए उन्हें भी पता है कि अगर ये डिसीजन, अगर ऐसे ही 7 लोगों का डिसीजन उनको चौंकाने वाला कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में होता, तो वो चुनाव लड़ रहे होते, नहीं लड़ रहे होते। उनको ये पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पूछता हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा बन गए तो वहाँ कितने का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चाणक्य की रणनीति अपना ली? जब खट्टर को लेके आए, खट्टर तो वहां रहते ही नहीं थे, खट्टर तो झारखंड के प्रभारी थे, ठीक है। तो वहां के, आखिर भारतीय जनता पार्टी वहां ताकतवर पार्टी है, हरियाणा में कमजोर तो थी नहीं। तो खट्टर के खिलाफ क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई? नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी। और दूसरी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में जिन चाणक्यों की आप बात कर रहे हो, वो 65+ हैं, ठीक है। अब जो है ना, सबकी धार उतरने की स्थिति में होती है, सबकी होती है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, तो पॉलिटिक्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है ना। तो वो लोग भी अब उस स्थिति में नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2024 की, 2029 की लड़ाई लड़ रही है, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया 45, 46, 47 साल के। देव सुरमाली जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की 8 सीटों पर दोनों पार्टियों में बगावत हुई है, बीजेपी में भी हुई है और कांग्रेस में भी हुई है। आपको क्या लगता है, इस बगावत का फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? और पार्टी तो 2 ही है मैदान में, चाहे बीजेपी और कांग्रेस। बसपा 1-2 सीट पे प्रभाव छोड़ेगी। फायदा नुकसान किसी को नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस हो जाता है। कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, कुछ सीटों पर बगावत का फायदा के कारण बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में आ गई। जैसे भिंड सीट पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में आ गई और कांग्रेस को फायदा हो गया। ये बड़ा मतलब कभी कभी राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, ठीक है कि 2 3 4 5 6 ऐसे भी चलता है ना। अगर संजू को टिकट पहले दिया जाता तो चुनाव परिणाम क्या होते वो अलग हो सकते थे, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद मिला, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी से वापस लड़े तो वो अपनी वापसी कर गए। राकेश चौधरी जो वहां सबसे कमजोर कैंडिडेट एक जमाने में माने जा रहे थे, राकेश चौधरी आज एक अच्छी पोजीशन में है। नरोत्तम मिश्रा जी का भी हम देखेंगे कि अगर अवधेश
को टिकट नहीं दिया जाता, ठीक है, तो कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। वहाँ उनको टिकट दिया गया, टिकट कटा और इसके कारण राजेंद्र भारती की स्थिति मजबूत हो गई। ये मान रहे हैं कि वो फंस गए इस समय नरोत्तम मिश्रा? नहीं, देखिए, चुनाव का ट्रैक जो बताता है वो तो यही बताता है। पिछले चुनाव 2700 वोट से जीते, एंटी इनकम्बेंसी पूरे मध्य प्रदेश में है, तो दतिया उससे अलग नहीं है ना, और 2700 वोट से जीतना कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है। तो ये वो चुनाव तो कांटे का है ही, और जिस तरह से राजेंद्र भारती ने पूरे 5 साल संघर्ष किया है और जो सिंपैथी उनके साथ उत्पन्न हो गई अवधेश को टिकट देने के बाद और फिर कटने के बाद, तो उसका फायदा मिला। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह को बड़ा फायदा हो गया बीजेपी में विद्रोह होने का, है ना, वो मतलब कहते हैं ना कि उनके ही नैरेटिव पे जो है ना भारतीय जनता पार्टी चली गई। अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो गया तो वो मुरैना सीट पर हो गया। मुरैना सीट पर कांग्रेस से सीधी टक्कर होती, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में वहाँ टक्कर हो रही है। तो इस तरह से सिचुएशन बदलती है। जैसे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया पौरी सीट पे, पौरी सीट में अब टिकट नहीं बदल पाए वहाँ पर, टिकट बदलते तो शायद जो भी है, अब आज की तारीख में वहाँ पौरी में जो मेरे पास इनपुट है उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये हम आपको 3 दिसंबर के बाद की राजनीति बता रहे हैं। संजू जो है का टिकट बीजेपी ने काटा है, ये ध्यान रखिए आप, और बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो वहाँ पौरी में जो चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस का पुराना नेता है। रुस्तम सिंह के लड़के का टिकट बीजेपी ने दिया नहीं है, तो ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गई हैं। और उस चिंता के विषय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह के सर्वे अगर कुछ ये भी मान लें कि 100 सीटें और 110 सीटें, 112 सीटें, 118 आ रही हैं, तो कांग्रेस के लिए आगे के लिए ये रास्ता भी खुलती है। मान लीजिए ये ग्वालियर महल की ओर से कोई चुनाव में नहीं रहता, केवल यशोधरा जी लड़ा करती थी, लेकिन इस बार यशोधरा जी भी विड्रॉ हो गई हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो पिताजी माधवराव जी, उनकी मामी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, और ये माना जाता है कि महल का साथ उनको मिला हुआ है। क्या लग रहा है इस बार महल उनको कितना सहयोग कर पाएगा, या महल को लोग कितना सपोर्ट कर पाएंगे? हालांकि ये तो रिश्ता है कि आज वो मामी चुनाव लड़ रही हैं, दादी हुई ज्योतिरादित्य की, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी नेता रही हैं शुरू से ही, सभा सदस्य। इसलिए केवल भारतीय जनता वो जो है ज्योतिरादित्य के कारण उनको टिकट मिला, या टिकट क्या सिचुएशन रही ये अलग बात है, लेकिन वो वहाँ से विधायक रह चुकी हैं, और तब रह चुकी हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, है ना। तो 2 बातें इस बार खास हैं। एक बात खास ये जो महल की दृष्टि से है कि 1967 के बाद 77 के बाद पहला मौका है जब सिंधिया परिवार एक ही पार्टी के साथ है। 77 से लेकर के और 2020 तक हमेशा महल के 2 दरवाजे हुआ करते थे, ठीक है, और वो 2 दरवाजे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुलता था और एक कांग्रेस के पार्टी के राज्य के लिए खुलता था। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर ग्वालियर चंबल संभाग के टिकटों का वितरण जो है ना इन्हीं 2 दरवाजों से हुआ करता था। पहली बार है कि कांग्रेस के किसी भी टिकट का बंटवारा उस महल से नहीं हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की बात भी है कि अगर सिंधिया की कम्युलेटिव शक्ति है तो जो है उसका लाभ उसको मिलेगा। नुकसान की बात ये भी है कि यहाँ ये धारणा भी रहती थी कि ये सिंधिया आपस में एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, तो हारने जीतने का जो कार्यकर्ता ताकत के साथ खिलाफ नहीं खड़े हो पाते थे। हम देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में ही सबसे ज़्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रामक है जब से सिंधिया। लेकिन देव सिंह वाली जी, 2 दरवाजे अब एक दरवाजे में बदल गया महल का, जैसा आपने बताया है। इसके बाद भी परिणामों में चेंज नहीं आ रहा है, ना तो भाजपा को फायदा हो रहा है, ना कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नहीं, दोनों बातें ऐसा नहीं। देखिए, परिणाम का आना अभी शेष है। अगर हम जो आपने आंकलन बताया उसके अनुसार ना तो भाजपा बहुत ज्यादा प्लस में है और ना कांग्रेस को एक माइनस में है। उसके 2 मैंने आपको कारण बताए ना। सिंधिया जी के जाने के बाद भी कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, मैं इसलिए नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस जो है ना लीडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस में क्या है, लीडर अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षित और सपोर्ट करके रखते हैं।
भले ही यहाँ सिंधिया परिवार का दबदबा रहता था, तब भी अशोक सिंह कांग्रेस में रहे, उनके पिताजी राजेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे, कक्का डोंगर सिंह कांग्रेस में रहे, भगवान सिंह यादव कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहे, कुछ भी नहीं मिला हो उनको, महल से लड़ते भी रहे और रहे भी। हाँ, तो कांग्रेस में ये स्पेस रहता है और अच्छी बात भी है। डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी बात होती है कि ना इन हाउस भी जो है झगड़े होना चाहिए। अमेरिका में इन हाउस भी रेस होती है प्रत्याशी की, है ना। तो इसलिए कांग्रेसी जिंदा रहे, और अब आक्रामक भी इसीलिए है कि वो उन्हीं के द्वारा सताए हुए हैं या उनसे कमजोर किए हुए लोग थे, तो वो पूरी आक्रामकता के साथ अपने को असली कांग्रेसी होने की बात करते हुए उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। यहाँ जितनी लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, जितनी लड़ाई सिंधिया परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है। कैडर में, और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में न केवल तब से जबकि राजमाता आई, उससे पहले से भी बहुत मजबूत थी। भारतीय जनता पार्टी का देश का पहला कार्यालय ग्वालियर में खुला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर के बाद पहला कार्यालय ग्वालियर में खुला, भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का पहला सदस्य ग्वालियर से चुना गया, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के हैं, नारायण कृष्ण सेजवलकर जो फाउंडर मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो ये ग्वालियर के हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को जब राज्यसभा में भेजने की जरूरत हुई तो उनका घर का पता ग्वालियर का था। सिकंदर वक्त को जब राज्यसभा में भेजना था तो ग्वालियर से भेजा गया था। बताते ये तो गढ़ रहा है, वहां किसी के लिए स्पेस नहीं था, ऐसी जरूरत नहीं थी कि ये आ जाएंगे तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। जब माधवराव सिंधिया जो सिंधिया परिवार के सबसे ताकतवर आदमी थे, वो कांग्रेस में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती थी। तो उसके लिए कैडर बेस्ड पार्टी और लीडर बेस्ड पार्टी के अंतर यही है कि दोनों के कार्यकर्ताओं में एकाकार होना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 50 साल से जो बीजेपी का कैडर है वो लड़ाई किससे लड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो थी नहीं, कांग्रेस का मतलब तो सिंधिया जी थे, तो सिंधिया के समर्थकों से लड़ रहा था, तो वो लड़ाई बूथ तक है ना। तो वो ये इसके नुकसान जो है ना, जो आप कह रहे हो वो हुए, चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो, है ना, चाहे उपचुनाव रहा हो, इसका नुकसान हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में उतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना पड़ा, बल्कि उल्टा फायदा हुआ। कांग्रेस की कई सीटें उन्होंने छीन ली, है ना। पहले 6 सीटें थी, वो सीटें बढ़कर जो है ना 15-16 पर पहुंच गई। ये एक बड़ी सफलता ही है। अब इसका श्रेय बीजेपी सिंधिया जी को देती है या खुद लेती है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके आने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। असली जो लिटमस टेस्ट है, असली जो परीक्षा है वो अब है, क्योंकि अगर 34 सीटों में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छा रिकॉर्ड लेके आते हैं, उसमें उनके समर्थकों की संख्या अच्छी रहती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर होगी। लास्ट प्रश्न मेरा, मैं ये देख रहा हूँ बीजेपी ने अपने पीएचडी किए हुए बड़े परिपक्व राजनेताओं को फिर से 10th की परीक्षा में बिठा दिया है। यानी कि जो सांसद और केंद्रीय मंत्री, वो भी पावरफुल, उन्हें जाके विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है। तो ये लोग 10th की परीक्षा में पास होंगे या आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये परंपरा बीजेपी की कोई नई नहीं है ना। बीजेपी में ऐसा पहले भी होता दूसरे राजनीतिक दलों में भी रहा है, लेकिन वो राजनीतिक दल फैसले नहीं करते थे, लोग अपने स्वार्थ, अपने हित में जो है ना विधानसभा का चुनाव लड़ते थे कि अगर उनको स्टेट की राजनीति में उतरना। बीजेपी में पहले भी ऐसा हो चुका। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 7 लोगों को टिकट दिया गया था, 7 सांसदों को। भिंड में भी डॉक्टर राम लखन सिंह को टिकट दिया गया था। ये बात दूसरी है कि उनमें से ज़्यादातर को जीत नहीं मिल पाई थी, है ना, क्योंकि लोकसभा में लंबे समय तक रहने के बड़े नुकसान होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि पब्लिक से आप वैसे नहीं जुड़ पाते जैसे विधायक जुड़ना चाहिए, और विधायक से जैसी अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में सबसे सेफ पोजीशन में प्रहलाद पटेल है, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। आज वहाँ सिचुएशन कुछ भी हो, वहाँ का रिएक्शन कुछ भी हो, अगर वो ये रिएक्शन झेल जाने में कामयाब रहेंगे, ठीक है, और नरेंद्र सिंह जी की प्रवृत्ति भी है कि वो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ तोमरों के अच्छे वोट हैं, बड़ी संख्या में हैं। अगर वो सिर्फ वही पोलराइज हो जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। आज की तारीख में रिएक्शन अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम रामलखन सिंह को देखते रहे हैं। रामलखन सिंह के खिलाफ चुनाव के 1 दिन पहले तक वहाँ के ठाकुर लोग रहा करते थे, लेकिन वो चुनाव जीतते थे, क्योंकि वो रामलखन सिंह को रिएक्शन को पी जाने की आदत थी। नरेंद्र सिंह जी भी वो करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं।
लेकिन उनके लिए भी एक बड़ी कड़ी चुनौती तो है ही, ऐसा नहीं है कि वहाँ चुनौती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देव श्रीमाली जी ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत गहराई से समझने वाले। आपने देखा कि उन्होंने एक एक चीज को कितना बारीकी से समझाने की कोशिश की है, लेकिन देव श्रीमाली जी का बिल्कुल ये मानना है कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो एकमात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे जो मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।